अस्पताल के दरवाजे पर जोरा, गुलिया, लक्ष्मी और छीदा हमें देख के दहाड़े मारने लगे। अस्पताल से पाड़े तक सारे रास्ते वो मुंह नोचते सीना पीटते रहे। पाड़े के इलाके में जगह जगह सिपाही गश्त कर रहे थे और हर तरफ आदमी ही आदमी नजर आते थे। मकानों की खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए थे, जैसे हर घर में कोई मर गया हो। मोटरें पाड़े की इमारत के करीब पहुंची तो हर सू शोर मचने लगा। जब तक मोटरें पाड़े के दरवाजे पर ठहर नहीं गईं, लोग साथ साथ भागते रहे। मोटर से उतार के वो उन्हें अपने कंधों पर इमारत में लाए। देखते देखते इमारत में तिल धरने की जगह न रही। सिपाही भी अंदर घुस आए थे। दोनों को उसी तख्त पर लिटा दिया गया जहां एक पहर पहले वो दंदनाया करते थे। जोरा, छीदा और न जाने कौन कौन लोगों से बार बार खामोश हो जाने की मिन्नतें कर रहे थे। पल भर के लिए सन्नाटा छाता, फिर वही शोर उमड़ने लगता। मैंने बस एक नज़र उन्हें एक दूसरे के करीब पड़े देखा। जब वो उनके चेहरों से चादर हटाने लगे तो मैं वहां से हट आया और एक कोने में आके बैठ गया। उनकी सिसकती बिलकती आवाज़ें सुन सुन के मेरा जिस्म शल हो गया था। जाने कितना वक्त गुजर गया था कि शामू मेरे पास आ गया और मिनमिनाते हुए बोला कि मैं यूं छुप कर कहाँ बैठ गया हूँ। लोग सारे में मुझे ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने चिढ़ के कहा। मैं किधर जाता, मेरी फिक्र मत करो। उस्ताद बुलाते हैं लाडले, वो तलखी से बोला। मुझे यही रहने दे, कह दो कि नहीं मिला। क्या बोलता है? उसने मेरे बाल पकड़ लिए। मैं यहाँ ठीक हूँ शामू भाई। मैं बोलता हूँ उस्ताद ने पूछा है। क्या बात है? उसी से जाकर पता करना। चल उठ। उसने झटके से मुझे खींच के उठा लिया। चौकी की तरफ लोगों का अजधाम था। हम उनके दरमियान से गुजरते हुए अंदर कमरे में चले आए। विठल पीरू दादा के हास कमरे में बैठा था। क्या है रे, किधर खो गया था? वो तुनक के बोला। कहाँ जाता, यहीं था। चलना है अभी। कहाँ? मैंने घुटी हुई आवाज़ में कहा। चलना है रे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो कहाँ जाने को कह रहा है। मैं नहीं जाऊँगा, खुदा के लिए मुझे मत ले जाओ। मैंने बहुत इल्तिजा की। उसने कुछ सुना ही नहीं। चल रे, वो अपना नहीं तो तेरा ही थोड़ा ख्याल कर लेंगी। वो किसी का ख्याल नहीं करेंगी। कोई ना जाए फिर, वो गुस्से से बोला और उठ के मेरी कमर थपकता हुआ दरवाजे से निकल गया। वहां जाने के ख्याल से मेरी टांगें कपकपाने लगी। शामू ने मुझे आगे की जानिब धकेला। मैं चौखट से ठोकर खाते खाते बचा। गुलिया ने अकबी दरवाज़ा खोल दिया था। हमें दोबारा हजूम की तरफ नहीं जाना पड़ा। पिछवाड़े टमटम खड़ी थी। हम दोनों के सिवा कोई और नहीं बैठा। इस तरफ भी बहुत से लोग मौजूद थे। दूर जाकर टमटम की रफ्तार तेज हो गई। सड़कें भी सुनसान हो गई थी। विठल गुमसुम बैठा रहा। अभी हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि अंधेरा टूटने लगा। लेकिन रोशनी, उजाला तो आदमी के अंदर होता है। जैसे जैसे दादा का घर करीब आ रहा था, मुझे हर शय घूमती सी नजर आ रही थी, जैसे कोई मुसलसल मेरी जान खींच रहा। मकान पर सकूत तारी था। मैं रात ही को कोई 10-11 बजे के दरमियान यहाँ आया था। इस वक्त 5 बज रहे होंगे। चंद घंटों में क्या से क्या हो गया। रात उनके चेहरों पर कैसी रोशनी बिखरी हुई थी, बात बात पर खिली जाती थी। क्या मालूम था कि चंद घंटों बाद मुझे यहाँ फिर आना पड़ेगा और सुबह के 7 मैं उनके लिए अंधेरा लेके आऊँगा। मेरा दिल डूबा जा रहा था। टमटम ठहरते ही विठल उतर गया। उसकी दस्तकों पर देर से दरवाज़ा खुला और बंदूक बरदार गोरखा चौकीदार अंदर से बरामद हुआ। वो आंखें मलता हुआ आया था। हमें देख के उसका जिस्म बल खाने लगा। अंदर जाके बोल, हम आए हैं। विठल ने उसे पूरी आंखें खोलने की मोहलत भी नहीं दी। वो बौखला गया। क्या है मालिक, सब ठीक तो है? हाँ रे, देरी मत कर, विठल ने उलझी हुई आवाज़ में कहा। चौकीदार गूंग खड़ा हमें देखता रहा। उसकी पेशानी एक पल के लिए सिमट गई। वो फौरन दरवाजे से हट गया। अभी सब सोता है, वो इज़्तिराब से बोला। उठा दे रहे उनको, विठल ने हुक्मिया लहजे में कहा। अब मालिक को पूछता है आप? अंदर जाते जाते उसने रुक के पूछा। नहीं रे, विठल ने दरुश्ती से कहा। घर में जाके बोल। सामने के मुतसर सब्ज़ाजार से मुल्हिक सारी कोठी लोहे की जालियों में मैसूर थी। चौकीदार ने इमारत के सतून में नस्ब घंटी बजाई। अंदर से पीरू दादा के हाथ आदमी शबी चाचा की धमकती आवाज़ सुनाई दी। कौन है रे गोरे, क्या बात है? चौकीदार अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि शबी चाचा हमारे सामने आ गया। वो बंडी और लुंगी पहने हुए था। कहने को वो मुलाजिम था, लेकिन उसे घर के निगरान की हैसियत हासिल थी। उम्र में वो पीरू से बड़ा था। घुटा हुआ जिस्म, गंदमी रंगा, दरमियाना कद। अपनी वज़ाक़ता से भी वो घर ही का कोई फ़र्द लगता था। पीरू से उसकी शनासाई बहुत पुरानी थी, लेकिन घर में आमदरफ्त गीता के होश संभालने पर हुई। गीता को सबसे पहले उसी ने पढ़ाना शुरू किया था। पीरू की राय में किसी हादसे के सबब उसने अपने शहर से भाग के बम्बई के जंगल में पनाह ली थी। अपने बारे में उसने कभी कुछ बताया था ना पीरू ने जानने की कोशिश की थी। पीरू को शुबा था कि उसका असल नाम शबीर खां है भी या कि नहीं। बहुत दिनों बाद पीरू को मालूम हो सका कि उसका ताल्लुक रियासत रामपुर से है। पीरू के इसरार पर वो यहीं रहने लगा, फिर यहीं का हो रहा।
घर की देखभाल के सिवा उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर से भी वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त निकलता था। सारा हिसाब उसके ज़िम्मे था और घर के दूसरे मुलाजिम उसके सामने जवाबदेह थे। पीरू उसे बड़े भाई का दर्जा देता था। रानी और गीता भी उसे भाई और चाचा कहती थी, लेकिन शब्बी चाचा हर जगह खुद को पीरू का मुलाजिम कहता और एक मालिक की तरह पीरू का एहतराम करता। घर में इतना शामिल होने के बावजूद सबसे अलग थलग रहता। ज़रूरत पर सामने आता। वो कोठी के कोने में मुलाजिमों के बने हुए हिस्से में रहता था। अलबत्ता पीरू की अदम मौजूदगी में अंदर आ जाता। पीरू के बारे में उसे सब कुछ मालूम था। पीरू के बकौल शब्बी चाचा पाड़े उसके घर के दरमियान एक पर्दे और दीवार के मानित था। हम पर नजर पड़ते ही वो बेचैन हो गया। कौन विठल भाई आए हैं? इतने सवेरे सवेरे? खैर तो है? उसने जालियों के दरमियान बने हुए दरवाजे का ताला बाउजलत खोल दिया। विठल वहीं पड़ी हुई बैत की कुर्सी पर बैठ गया। खुदा ना खास्ता तबीयत तो ठीक है? इतने सवेरे कैसे आना हुआ? शबी चाचा ने ठुनके हुए लहजे में पूछा। आना भी बस का नहीं होता शबी मियाँ, विठल ने टूटी फूटी आवाज़ में कहा। उन दोनों को उठा दे। किन्हें? शबी चाचा सटपटा के बोला। बहू रानी और बिटिया को। उन्हीं को बोलते हैं। क्या बात है विठल भाई, खुदा खैर करे, सब खैरियत है ना? शबी के चेहरे पर वहशत सी तारी हो गई। इतनी उम्र में आवाज़ और चेहरे पहचानना उसे खूब आ गया होगा। वो सहमी हुई आवाज़ में पीरू के बारे में पूछने लगा। वो कहाँ है? उनके सामने ही जान लेना किधर है वो। उनको अभी उठा दो शबी मियाँ। क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? वो बदहवासी से बोला। मुझे क्यों नहीं बताते आप? बताने के लिए ही आए हैं। विठल ने उसे झुड़क दिया। शबी चाचा दम बखूद होकर विठल की सूरत तकता रहा, फिर मजीद असफसार किए बगैर अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। चंद लम्हों बाद अंदर से दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा जल्दी खुल गया था। शबी चाचा की चीख पुकार बंद हो गई। फिर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने उन दोनों को जाने क्या बताया था, मगर शायद कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फ़ौरन वापस आ गया। आते आते उसने बैरूनी कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, कमरा रोशन कर दिया और पर्दे हटा के खिड़कियाँ खोल दी। कांते के चले जाने के बाद विठल ने इस कमरे में कई दिन गुजारे थे। हम वहाँ पहुँचे 4-5 मिनट ही गुजरे होंगे कि रानी और गीता छपटती हुई अंदर दाखिल हुई। हम दोनों खड़े हो गए। गीता ने आते ही दहशतज़दा आवाज़ में अपने बाप के बारे में पूछा। विठल ने हाथ फैला के उसे बाजुओं में भर लिया। मेरी रगों में खून जम गया था। विठल ने रानी को भी अपने पास बुला लिया और उसके सर पर हाथ रखे साकित खड़ा रहा। जाने कितने लम्हे गुजर गए, वो कुछ भी ना कह सका। गीता ने उसे इतना मौका नहीं दिया कि वो कुछ देर अपनी सांसें सवार कर सके और अल्फाज ढूंढ सके जो कभी बहुत हकीर हो जाते हैं, बिल्कुल बेजान पत्थर जैसे। गीता ने इसरारी लहजे में विठल से दोबारा पूछा। पापा किधर है? इधर है बिटिया, इधर ही। विठल की जुबान अकड़ गई थी। गीता को यकीन नहीं आया। ऐसी बची नहीं थी वो। विठल के बाजू से निकल के वो उसका चेहरा देखने लगी। फिर उसने पलट के बेताबाना मुझे देखा। विठल की तरह मेरी नज़रें भी झुक गईं। मेरा तो सारा जिस्म अंदर ही अंदर लर्ज रहा था। फिर आप? वो अटकती बहकती आवाज़ में बोली। ये छबी चाचा, ये भी ठीक बोलते हैं। विठल ने फड़फड़ाते होंठों से कहा। क्या 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 हुआ उनको? रानी की चीख निकल गई। विठल पत्थर हो गया था। गीता दीवाना वार उसे झंझोड़ने लगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे वहाँ ठहरा ना जा सका। इससे पहले कि वो मेरा गिरबान पकड़ लेती, मैं कमरे से भाग आया। मेरे कदम मुझे मकान के दरवाजे तक ले आए थे और मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ जाना चाहिए, कौन सी खो में। दरवाज़ा बंद था और चौकीदार मौजूद था। मुझे देख के वो दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा था, लेकिन मुझसे आगे भी ना जाया जा सका। पीछे से शब्बी चाचा भागता हुआ मेरे पास आ गया और मुझे अपने पहलू में दबोचे अंदर ले आया। मेरा अपना कोई इरादा ही नहीं रहा था, मगर दोबारा अंदर जाने के ख्याल से मेरा दम फिर निकलने लगा। शब्बी चाचा की आंखें उमड़ रही थी। वो उल्टा मुझे थपकियाँ देने लगा। मैंने अपना मुंह छुपा लिया, वो भी नहीं रुका। मुझे वहाँ छोड़ के सामने के बैरूनी कमरे में चला गया। वो बैन कर रही थी। उनकी चीखों और कराहों की सदाएं बरामदे तक आ रही थी। विठल की कटी पटी आवाज़ें भी उनमें शामिल थी। उसे मैंने अकेला छोड़ दिया है, ये एहसास मुझे और हल्कान और नातमा कर रहा था। मैं अंदर नहीं गया। इतनी देर में बाहर से मोटर का हारन बजा। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो मुनीर अली और अब्बाजान अंदर दाखिल हुए। फ़र्रुख और फरियाल भी उनके साथ ही। सब हाँपते कांपते सीधे मेरी तरफ आए थे और मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगे थे। मैं क्या जवाब देता? बरामदे में गूंजती हुई रानी और गीता की सिसकियाँ उन्होंने भी सुन ली होंगी। फिर वो मेरे पास नहीं ठहरे। अच्छा हुआ जो वो आ गए। मुझे एकदम छाँव सा एहसास हुआ। विठल अब अकेला नहीं रहा था। अब्बाजान और मुनीर अली की आमद पर उनकी आहो बका का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने ऐसा गिरिया किया कि आदमी तो आदमी दोनों दीवार दहल जाएं। धूप अभी नहीं निकली थी, मगर अंधेरा ख़त्म हो गया था। मैं वहीं बैठा रहा। शबी चाचा और घर के मुलाजिम सिसकते बिलकते कई बार मेरे सामने से गुजरे। कोई भी मेरे पास नहीं आया। फिर बैरूनी कमरे से यकायक विठल नमूदार हुआ। उसे देख के मैं हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुकाबले आके ठहर गया और मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला। चला आया रे। मेरे होंठ सिसक के रह गए। अभी पाड़े जाके उनको लाना है। उसने बिखरी बिखरी आवाज़ में कहा। इधर का ध्यान रखना। मैं भी चलता हूँ। यहाँ बाजान है, अभी इधर ही रह।
वो बुझे हुए लहजे में बोला, इधर तेरी ज़रूरत है, तुझ पर मान करती है वो। मगर मुझसे मुझसे ये सब पहली बार थोड़ी देख रहा है। मगर कोई कितनी बार देख सकता है, मैंने हज़ियानी अंदाज में कहा। तुम्हारी बात और है। हाँ रे, ठीक बोलता है। तुम कहो तो मैं पाड़े चला जाता हूँ। उधर कोई और है क्या? मगर यहाँ मुझसे उनके सामने नहीं जाया जाता। उसने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। मेरे तन बदन में ऐसा शोर उठा, फिर कुछ भी ख्याल ना रहा। मेरी हिचकियाँ बंद गईं। ना ना, नहीं रे नहीं, ऐसा कैसे चलेगा। तू भी ढेर हो जाएगा। तो बाहर से हारन की आवाज़ आने पर वो सीधा हो गया। मोटर आ गई, मैं चलता हूँ। अभी अंदर जाके बैठ तो ठीक है। मेरे शाने दबाता हुआ मेरे पास से चला गया। मोटर जुलीन, उसकी माँ, चंपा बेगम और शिपारा को लेके आई थी। उन्होंने सीढ़ियों पर विठल को रोक लिया, लेकिन वो उनके पास नहीं ठहरा, आगे बढ़ गया। वो दौड़ती हुई मुझ तक पहुंच गई। मेरा सारा चेहरा भीगा हुआ था। वो यकीनन मुझसे कुछ पूछना, कुछ कहना चाहती थी। मैंने बैरूनी कमरे की तरफ इशारा कर दिया। एकाएक ही मेरे सीने में वही आग भड़क उठी। विठल दरवाजे तक चला गया था। उन चारों को वहीं छोड़ के मैंने तेजी से बरामदे की सीढ़ियां तय की। मेरी आवाज़ पर विठल ठहर गया। मैंने उसके पास जाके झिझकते हुए पूछा, उसका ध्यान किस तरफ जाता है? काहे का ध्यान? वह चौंक के बोला, यही कि वो कौन कौन हो सकता है? तू भी वर्दी वालों की तरह बोलता है। तुमने कुछ सोचा तो होगा, किसी तरफ जरूर तुम्हारा। बैठ जा अंदर जाके, वो लोच के बोला। तुमको कुछ शुबा हो तो मुझे बताओ। दादा की अर्थी उससे पहले नहीं उठनी चाहिए। फिर दादा लौट आएगा? दादा तो कभी नहीं लौटेगा, मैंने तलखी से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? फिर तो कभी किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें इस तरह चैन आ जाएगा। एक वक्त में एक ही तरफ का पूरा दिखाई देता है रे। देखेंगे इसको भी। तुम इस तरफ देखोगे? मैं जाता हूँ, मैं ऐसे नहीं लौटूंगा। पता है अपने को, वो गुस्से से बोला। इधर कोई तेरा जोड़ीदार नहीं है। बड़ा रुस्तम है तू, कांटे का पक्का। थोड़ी देर का भी उधार नहीं रखता। तुम ठीक तरह बात क्यों नहीं कर रहे? चाकू ही सीखा है तूने बस, वो तमतमाती आवाज में बोला और मुंह फेर के सीधा मोटर में जा बैठा। मैं दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। उसके बैठते ही मोटर रवाना हो गई। वो मैं अंदर लौट आया था। इसके सिवा चारा ही क्या था। विठल मेरी आंखें और धुंधला गया। मैं उसी वक्त निकल जाता, मगर मैं कौन सी गली, कौन से कूचे का रुख करता। मैंने विठल की ताईद या उसकी इजाज़त के लिए उससे बात नहीं की थी। मुझे अपने सर में गूंजने वाले मुबहिम और मजहूल शकूक की तस्दीक मतलूब थी। यूं शायद मुझे कोई इशारा मिल जाता। ज़ाहिर है विठल भी किसी सिमत का तयन नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे तहम्मुल का दर्स दे रहा था, वरना खुद उसे इतना वक्त गवारा ना होता। या कोई और बात है? वो महज मुझे रोकने के लिए तो अभी सब कुछ खुद तक महदूद रखना नहीं चाहता। नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उस पर तो एक एक लम्हा अजाब के मानित गुजर रहा होगा। धूप फैलने के साथ साथ घर में पड़ोसियों की आमद शुरू हो गई। शबी चाचा ने सब्जे पर शामियाना लगवा दिया था। इमारत के अंदर और बाहर दरियां और सफ़ेद चादरें बिछा दी गई थी। अब्बाजान और मुनीर अली भी शबी चाचा के साथ मसरूफ थे। मैं कोने में सब्जे पर बिछी हुई दरी पर आ बैठा। अब्बाजान और मुनीर अली कई बार मेरे पास आए और गुपचुप बैठे रहे। न कुछ वो कह पाते थे, न मुझसे कुछ कहा जाता था। उनकी समझ में कुछ और ना आया तो वो मुझे कुछ देर के लिए किसी कमरे में जाके कमर टिकाने को कहने लगे। मेरे हुलिये की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। फिर जुलीन मुझे बरामदे की जालियों में दिखाई दी। वो मुझी को बुला रही थी। मैं उठ के उसके पास पहुंचा। वो मेरा हाथ पकड़ के अंदर एक कमरे में ले गई। ये गीता का कमरा था। यहाँ फर्रुख भी थी। दोनों की आंखें बरस रही थी। जुलीन ने भीगी हुई तौलिया मेरे सामने रख दी। मेरा कुछ जी नहीं चाहता था, लेकिन ना इनकार की हिम्मत थी, ना इसका कोई जवाब था। मुझे याद है कांते के वक्त पीरू दादा ने कहा था कि जिंदों से भी तेरा कुछ वास्ता है। जुलीन को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अगर कोई तमाशा बना हुआ था तो ये अच्छा नहीं था। जुलीन और फर्रुख को मेरी फिक्र से ज़्यादा गीता और रानी की निगहदाश्त करनी चाहिए थी। तौलिया एक तरफ रख के मैं गुसलखाने चला गया। पजामे के पांचों पर पानी उंडेलने से कीचड़ के धब्बे बड़ी हद तक मिट गए। मैं बाहर आया तो फर्रुख चाय की प्याली ले आई। मैंने कोई पसोपेश नहीं की और चंद घूंटों में चाय हलक में लौट ली। गम की ताजगी के लिए तवानाई भी ज़रूरी है। वो दोनों मेरे साथ बाहर निकली। मैं बरामदे की तरफ जाने की बजाय उनके साथ बैरूनी कमरे में दाखिल हुआ। शहपारा, चंपा बेगम, जुलीन की माँ फरियाल और पड़ोस की औरतों के दरमियान रानी और गीता बुतों की तरह बेसुध बैठी थीं। बिखरे हुए बाल, वीरान आंखें। आदमी ऐसे शीशे के बने होते हैं, इतनी देर में वो ऐसी उजड़ गई कि पहचानी नहीं जाती थी। किसी लम्हे गीता ने भी दरवाजे के करीब मुझे देख लिया। उसके बदन में कोई तलातुम सा उठा। जिस बात के तसव्वुर से मेरा दिल डूबने लगता था वही हुई। मुझे देखते ही उसके होंठ कपकपाने लगे, जैसे किसी बच्चे से कोई चीज़ छीन ली जाए, और वो हसरत और बेबसी से मुंह बसोरने लगे। यही उसका हाल हुआ। वो मेरे पास आना चाहती थी या मुझे बुलाना। दूसरे ही लम्हे वो वहीं ढेर हो गई और घुटनों में सर दिए बिलकने लगी। चंपा बेगम ने उसका सर अपनी आगोश में छुपा लिया। फिर मैं एक लहजे के लिए भी वहां नहीं ठहरा, लेकिन बाहर आके मेरी निगाहें उसी को देखती रहीं, उसी के गिर्द मंडलाती रहीं। 11 बज रहे थे जब मोटरों और टमटमों का शोर बुलंद हुआ। फिर चंद मिनटों में अंदर बाहर हर जगह सारा मकान पाड़े के आदमियों से भर गया। दादा की चारपाई बैरूनी कमरे में रखी गई तो वो पागलों की तरह वावेला करने लगी।
कोई इन्हें खामोश भी क्या करता। उनका हाल देख के सबके होश गुम हुए जा रहे थे। किसी को हंसता देख के आदमी को इतनी खुशी नहीं होती जितना रोता देख के दिल कटता है। सभी बेहाल थे। जोरा, छीदा, गुलिया, लक्ष्मी, जुमरू, शामू, माटी, टिंगू, दीना, दादा और पाड़े के आदमियों में जाने कौन कौन मुझे ढूंढते हुए मेरी तरफ आ निकले थे और मेरे ही गिर्द इकट्ठे हो गए थे। वो गले मिल मिल के रोते, अपने आप को तमाचे मारते, सर पटकने लगते। कोई किसी को संभालता और खुद बिखर जाता। विठल के साथ आने वालों के बाद भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। मकान के बाहर सारी गली उनसे घिर गई थी। उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। लगता था माहम का सारा इलाका उठ के आ गया है। चंद ही लोग मेरी सूरत आशना थे। फिर यकायक जाजी मेरे सामने आ गया। उसे देख के मुझे झटका सा लगा, मगर वो खुद बहुत खंडर मालूम हो रहा था। सारा चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ, लाल अंगारा आंखें, ढुलके हुए शाने, मुड़ा तुड़ा जिस्म। वो मेरे सीने से आके लग गया और बुरी तरह बिलखने लगा। मार्टिन उसे हटाया और तशफ़ी दिलासे दे के एक तरफ बिठा दिया। उसकी बीवी मारी भी चंद लम्हों के लिए मुझे नजर आई, सड़क पर बैठी हुई किसी बावली भिखारन की तरह। कोई जरा छेड़े तो काट खाए, ना अपनी खबर ना दूसरे की। जैसे कपड़े पहने हुए थी मालूम होता था, वैसे ही उठकर चली आई है। मकान के अंदरूनी हिस्से के गोशे में सुकड़ा सिमटा एसपी शुक्ला भी मुझे दिखाई दिया। वो सादा लिबास में था। उसके साथ यकीनन और पुलिस वाले भी होंगे। शुक्ला मेरे पास नहीं आया, दूर दूर खड़ा रहा, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल मुझ पर टिकी हुई थीं। 11 बजे वो दादा को लाए थे। 3 बजे तक उन्होंने बना सवार के उसे फूलों में छुपा दिया। उसकी अर्थी उठी तो गीता और रानी दीवानों की तरह चीखती बुलबुलाती बाहर निकल आईं। जोलीन, शपारा और चंपा बेगम ने उन्हें जकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पिछाड़े खा रही थीं। दीवानगी की ताकत ही और होती है। गीता अर्थी से चिमट गई। विठल, मुनीर अली और शबी चाचा ने जाके उसे पकड़ा और बेबस कर दिया। विठल उसे अपने बाजू में समेटे जाने क्या क्या कहता रहा। गीता ज़ारो कितार रो रही थी, जैसे बस आंसुओं में तहलील हो जाएगी। विठल के इशारे पर वो जल्द ही दादा को घर से बाहर ले गए। गली के बीच में एक चौकी पर अर्थी रख दी गई और लोगों से मिन्नत की गई कि जिसे दादा का दीदन करना हो कितार में आ जाए और आगे बढ़ता रहे। कोई जोर जोर से बार बार इस किस्म के ऐलानात कर रहा था, मगर सब बहरे हो गए थे। कोई सामने से हटना नहीं चाहता था। कोई दादा के लिए फूल लाया था, कोई गुलाब पाश से गुलाब छिड़कता, कोई फूल बखेरता, कोई बस टुकटुकी बांधे देखता रहता। स्याह कपड़ों में मलबूस कुछ औरतें घर के अंदर नहीं गई थीं। वो फारस रोड की औरतें होंगी। वो रंग बिरंगी चुनरियां दुपट्टे लेके आई थीं। दादा की अर्थी पर वो उन्हें फैलाती सजाती रहीं। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना मुझे इस नज़ारे की हसरत थी। एक ही रात की तो बात थी। मेरे सीने में उसका मुस्कुराता चेहरा नक्श था। आदमी जिंदा चेहरे ही सीने में क्यों महफूज ना रखे। मैं उसके करीब नहीं गया, लेकिन जुमरू, शामू और माटी मुझे घसीटते हुए वहां ले गए। वो फूलों के दरमियान जैसे पलके मूंदे किसी सोच में गुम था, जैसे अभी किसी आहट पर आंखें खोल देगा। मगर इतनी सदाओं और दस्तकों के बावजूद उसकी पलकों में जरा भी जुम्बश नहीं हुई। जिंदगी भर दादा लोगों से अपना घर छुपाता रहा, कुछ खबर नहीं थी। एक दिन ऐसा राज फाश होगा, इतने लोग यूं शोर मचाते हुए आ जाएंगे। धूप उतरने लगी थी और अर्थी के गिर्द लोगों का हजूम कम नहीं हो रहा था। मगर फिर पाड़े के दादाओं ने जबरदस्ती दादा की डोली कंधों पर उठा ली। अब्बाजान और मुनीर अली को विठल ने रानी और गीता के ख्याल से घर रोक दिया था। हालांकि वो इसके लिए आमादा नहीं थे। घाट तक कोई 2 मील का फासला था। आगे पुलिस ने मोटरों और दूसरी गाड़ियों के लिए सड़क बंद कर दी थी, इसलिए लोग किसी रुकावट के बगैर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। दादा की अर्थी के आगे आगे पुलिस की मोटरें भी चल रही थीं। बहुत से बवर्ती पुलिस वाले भी हजूम में बिखरे हुए थे। हम अभी अकामती इलाके से निकल के बड़ी सड़क पर आए थे कि डॉक्टर कैलाश उखड़ी हुई सांसों और डुबडुबाई आंखों के साथ मेरे सामने आ गया और मुझसे वही पूछने लगा जिसका मुझे खुद इल्म नहीं था। वो मुझसे माजरत करने लगा कि उसे देर से खबर पहुंची। अपनी माँ और बहनों को वो घर छोड़ाया। घर के आसपास मोटर खड़ी करने की जगह नहीं मिली थी। उसे दूर उतरना पड़ा। इस तरह कुछ और देर हो गई। वो मेरे पहलू से लगा चलता रहा। खासी दूर बाद किसी बूढ़े की आहो बका पर मैंने पलट के देखा। एसपी शुक्ला भी मेरे पीछे चल रहा था, मेरे साए की तरह, जाने कब से। मैं अगर मुड़ के ना देखता तो गुमान भी ना होता। आप भी? मैंने टूटती हुई आवाज़ में कहा। आप कैसे? उसने बढ़ के मेरा हाथ थाम लिया और इस्तगी से बोला, मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहने लगा, पुलिस स्टेशन से कुछ देर के लिए घर गया था। दिल नहीं माना, बेकली सी रही। तुम सवेरे वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं थे। कोई 12 बजे के करीब मालूम हो सका कि दादा का घर कहाँ है। अब कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने सांस लेके कहा। कहाँ ठीक हो? वो अफसरदगी से बोला। मेरी खामोशी पर वो भी चुप हो गया और मेरे कदमों से कदम मिला के बढ़ता रहा। कुछ दूर के सकूत के बाद वो बुड़बुड़ाते हुए बोला, मुझे अफसोस है ज़हीर, मैं इतना नहीं जानता था। क्या नहीं जानते थे? यही जो मैं देख रहा हूँ। ये सब बहुत अजीब है। मैं यहाँ ना आता तो एक नए तजुर्बे से महरूम रहता। ये मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा बल्कि मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ सुना किया। मुझे बताओ ज़हीर। वो दिल गिरफ्तार लहजे में बोला, ये कौन आदमी था? आपने उसे कभी नहीं देखा? देखा है कई बार, मगर इस तरह नहीं।
माम का सारा इलाका बंद है, कोई कहीं कारोबार नहीं। उधर फारस रोड की औरतों ने 3 दिन के लिए अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। सिर्फ मैं नहीं, पुलिस के किसी सिपाही, किसी ऑफिसर को अपने देखे हुए पर यकीन नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ आदमी की कमाई सिर्फ आदमी होते हैं, कोई कितने अपने रोने वाले समेटता है। पीरू दादा ने इतने आदमी इकट्ठे किए थे, वो इतना मालदार था। ये पाड़े के दादा से सिवा बात है, वो पाड़े ही का दादा था। मगर ऐसा नहीं होता। और आप क्या देख रहे हैं? हाँ, वो तो जबरदस्त से बोला, मगर ये कैसे है? मैं सोचता रहा क्या जवाब दूं। चौंक आ गया था। यहीं से घाट को रास्ता जाता था, मगर कुछ देर के लिए सबको ठहरना पड़ा। किसी ने अर्थी पर बेशुमार सिक्के निछावर किए थे। उधर पाड़े की जानिब से बहुत से लोग माछी की अर्थी उठाए आ रहे थे। जब तक वो शामिल नहीं हो गए, सब उनके इंतजार में खड़े रहे। आगे रास्ता कुछ कशादा हो गया था, लेकिन शोर बढ़ता जा रहा था। माछी को लाने वालों की शमूलियत से हमको पीछे हो गए थे। शुक्ला और डॉक्टर कैलाश दोनों मेरे पहलू ब पहलू चलते रहे। अभी घाट कुछ फासले पर था कि शुक्ला कसमसाते लहजे में बोला, जुलीन भी मुझे वहां नजर आई। क्या वो दादा को जानती थी? फिर वो कैसे आती? मगर उसने कभी जिक्र नहीं किया। जरूरी था क्या? नहीं। वो हफीफ सा हो गया। मैंने वहां दादा की बीवी और बेटी को भी देखा। दादा के घर को बहुत दुख हुआ। मेरे लिए तो ये सब कुछ कहानी के मानित है। दादा ऐसे घर में रहता था? इतनी अच्छी बीवी और बेटी, इतना अच्छा घर होते हुए वो पाड़ा क्यों चलाता था? शायद इसलिए कि इतने लोग उसे पाड़े पर देखना चाहते थे। मगर वो कौन था? उसके पंजे की गिरफ्त मेरे बाजू पर सख्त हो गई। वो कौन था जो पीरू दादा को पाड़े पर देखना नहीं चाहता था, जिससे उससे ऐसा बैर हो? तुम्हें कुछ पता चला? इसकी मोहलत ही कब मिली? पुलिस भी बहुत हाथ पैर मार रही है। चंद आदमी गिरफ्तार किए हैं, मगर शायद हानापुरी के लिए। कोई मुतमईन नहीं है। सारे शहर में यही चर्चा है, खौफ फैला हुआ है। पुलिस ने कई जगह छापे मारे। बंबई से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी भी करा दी गई है। हथियार रखने वालों की छानबीन की जा रही है। पुलिस को शुबा है कि वो बंबई के पहाड़ों में से कोई एक या कई आदमी है। हो सकता है वो दादा के हाथ पाड़े ही में से कोई हो, यहाँ मौजूद हो। शोर की वजह से उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वो बोल भी ऐसे रहा था जैसे खुद से मुखातिब हो। घाट करीब आने पर वो खामोश हो गया और मुझसे दूर भी हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर कैलाश भी मुझसे बिछड़ गया। घाट की तंग गुजरगाह में दाखिल होते वक्त पीछे से हजूम का एक रेला आया। सभी मुंतशर हो गए। शुक्ला की बातों से मुझे उस वक्त बहुत वहशत हो रही थी। मैं उसे कहते कहते रह गया कि क्या वो ये सब कुछ किसी और वक्त के लिए उठा नहीं रख सकता। मगर उसके जुदा होने के बाद अंदाजा हुआ कि उसका साथ कितना गनीमत था। वो तो मेरी अशकशोई, मेरी दिलजोई की खातिर मेरे साथ था, मेरा ध्यान बटाने, मुझे सहारा देने के लिए। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। कोई मेरे पास नहीं आया, ना जुमरू, ना शामू, ना मार्टी। डॉक्टर कैलाश भी हजूम में कहीं खो गया था। जाने क्यों हर तरफ भगदड़ मच गई थी, लेकिन सबका रुख घाट ही की जानिब था। वो एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते थे, या पीछे कोई हादसा हो गया था। इस अफरा तफरी में मैं बहुत पीछे रह गया और आखिरी आदमियों के साथ घाट के हाथे में दाखिल हुआ। आगे जाने के लिए जगह ही नहीं थी और मैं आगे जाना भी नहीं चाहता था। दोनों को लकड़ियों के दरमियान चबूतरे पर रख दिया गया था। मैं घाट के सिरे पर उन सबसे पीछे एक पत्थर पर बैठा रहा। कभी सन्नाटा छा जाता, कभी पंडितों की सदाएं गूंजने लगती। फिर एकदम ऐसी चीख पुकार मची जैसे सब उनके साथ जल रहे हों। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कब दोनों को आग लगाई और कब आग ने उन्हें हाक किया, और किसने घाट के चबूतरे पर अपना सर फोड़ा, कौन दीवाना हुआ। जब सूरज डूब गया और अंधेरा छाने लगा और लोग बहुत कम रह गए और घाट के चबूतरे पर रखी हुई चिताओं के शोले थक चुके, तब कहीं किसी गोशे से डॉक्टर कैलाश मेरे पास आ गया। उसने मेरा शाना झिंझोड़ के मुझे उठाया। मेरे जिस्म में बिल्कुल जान नहीं रही थी। वो अपने बाजू के बैसाखी के सहारे मुझे चिता के करीब ले गया। वहां विठल, शामू, जुमरू, माटी सभी मौजूद थे और चिता के चटकते शोले देख रहे थे। आखिर आग ने सब कुछ राख कर दिया। दादा और माछी दोनों राख हो गए। देखते देखते आग ने सब कुछ ख्वाब कर दिया। आग ने मिटे हुओं को मिटा दिया, मगर वो आग जो जिंदों का नसीब है, जो जलाती भी है और राख भी नहीं करती, वो आग जो नजर नहीं आती, वो ऐसे कहीं तेज, कहीं ज्यादा कारी है। वो आग जाने कब बुझे। आग से आग जलती है। रात हो गई थी। वो चबूतरे के सामने देर तक खामोश खड़े रहे, शायद इसीलिए कि ज्यादा आग मुंतकिल कर लें। ये आग जितनी आज़ाद थी उतनी बेकरार भी तो थी। ये एतबार के कोई खाली सीना लेकर घर नहीं लौट रहा है। वो सब हमारे साथ घर लौटे, लेकिन हमसे पहले शबी चाचा के अलावा बहुत से लोग वहां पहुंच चुके थे। सपैर की तरह कमोबेश उनकी तादाद उतनी ही थी। सारी गली में शामियाने तने थे और बिजली के कमकमों के साथ गैस के हंडे चल रहे थे। एक तरफ बहुत सी देगे चढ़ी थी। इतनी जल्दी यह तमाम अब्बाजान ही ने किया होगा। वो यही कर सकते थे। जिसकी जितनी इस्तात हो उतना ही कर सकता है। माल हर चीज का बदल है। कभी ये वक्त भी जरूर लेता है, मगर आदमी का बदल नहीं है। अब्बाजान अपने लालो जवाहिर से आदमी वापस नहीं ला सकते थे। उन्हें शायद एहसास हुआ हो कि आदमी चुटकियों में चला जाता है। कांते को कुछ देर भी लगी थी। दादा और माची जैसे ग्रां डील हवा का एक झोंका भी ना सह सके। दोनों तरह के खानों का इंतजाम था। हिंदू मुस्लिम खाने अलग अलग। हमारे पहुंचते ही खाना शुरू कर दिया गया।
मैं विठल के साथ सीधा अंदर चला आया। बरामदे में जुलीन, कैलाश की बहन रमा और चंद औरतें भी बैठी थी। गीता और रानी की मिलने जुलने वालियां भी थीं। हमें देख के जुलीन हमारी तरफ लपक पड़ी। विठल ने अपने बाजू खोल दिए। जुलीन के चेहरे पर घटास ही उमड़ आई। लम्हों के लिए उसका सरापा मुतजलजल हुआ, जैसे बहुत दूर कि किसी थके हारे को कोई दीवार नजर आ जाए। दीवार साया भी देती है, सहारा भी, मगर वो फौरन संभल गई। जुलीन को खुद पर इतना इख्तियार था। विठल ने भी उसे वक़्त नहीं दिया। वो गीता और रानी के बारे में पूछने लगा। जुलीन के कहने के मुताबिक गीता की हालत ठीक नहीं थी। दोनों ने 1000 मिन्नतों के बावजूद न कुछ खाया न पिया। शोरगुल के सबब उन्हें बैरूनी कमरे से अंदर के एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। जुलीन ने रुंधी हुई आवाज़ में विठल को बताया कि जिस वक़्त से दादा की अर्थी गई है, गीता बेगाना सी हो गई है। न किसी से बोलती है, न किसी की सुनती है। अब्बाजान मुनीर अली बार बार आके उसे दिलासे देते हैं। सभी उसकी दिलजोई में लगे हुए हैं। विठल ने एक पल की भी ताखीर नहीं की। वो जुलीन के कंधे पर हाथ टिकाए अंदर चला गया। मैं और डॉक्टर कैलाश बरामदे में खड़े एक दूसरे की सूरत देखा किए। फिर मुझसे भी ना रहा गया। मैं विठल की पैरवी में अंदर की जाने बढ़ गया, लेकिन चंद कदमों के बाद मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर कैलाश रह गया, उसे बता के आना चाहिए, बल्कि उससे भी साथ ले चलूं। गीता उसके लिए अजनबी है। कल ही रात कांते के 20वें पर उसने रानियों गीता को देखा था। गीता को भी एहसास होगा कि कौन कौन कितनी दूर से यहाँ आया है, लेकिन ये ठीक भी है कि नहीं, मैं कोई फैसला न कर सका। बस गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ उठ गया। अब उसे रोक देना किसी तौर मुनासिब नहीं था। वो मुस्तैद खड़ा था, फौरन मेरे साथ चल पड़ा। मैं जानता था वो इस वक्त किस कैफियत से दो चार होगा। वो एक उजलत पसंद, हड़कल मिजाज नौजवान था, जैसे नौजवान होते हैं। उसने मुझसे कुछ जानने बूझने की उजलत नहीं की थी तो बहुत जब्त किया होगा। वैसे उसे इसका मौका भी कहाँ मिला था। उसके बकौल वो सुनने ही चला आया था, लेकिन कैसी कैसी हैरानियां उसका गर्म खून झुलसा रही होंगी। ये तो उसे मालूम ही हो गया होगा कि पीरू कौन था, और अगर पीरू बम्बई के पहाड़ों का दादा राजा था तो हम कौन है, मैं कौन हूँ। उसने पहली मर्तबा हमारे बारे में जो फैसला किया था, क्या वही दुरुस्त था? जब हम पहली बार अस्पताल गए थे और हमने रात के कांते को देखने की ख्वाहिश की थी, उसने उस वक्त फ़ोन पर अपने साथी डॉक्टर से हमारे लिए कैसे वहम गुमान का इजहार किया था और कौन कौन से हिताब और अलकाब से नवाजा था। घाट पर जाते वक्त वो मेरे बाएं जानिब था और शुक्ला दाएं जानिब। शुक्ला की बातों पर उसके कान लगे होंगे, हालांकि शोर की वजह से ये आसान नहीं था। ताहम उसकी मुतजस्सस समाज से सभी कुछ ओझल नहीं रहा होगा, और यहाँ हजूम के दरमियान होने वाली चिमगोइयाँ, दादा का छुपा हुआ महल देखे हैरत ज़ा तबसरे, पाड़े के इतने आदमियों का हजूम देखे पड़ोसियों के ताजुब हैज़ बयानात, ये सरगोशियाँ उचटती उचटती मेरे कानों तक भी पहुंची थी। इनकी बाज़गश्त डॉक्टर कैलाश ने भी सुनी होगी। वैसे इसके सिवा सूरत भी कौन सी थी? विठल के लिए ये किसी तरह मुमकिन ना था कि वो दादा को पाड़े तक महदूद रखता या घर तक। पाड़े के लोग दादा का दीदन करने के बाद उसे विठल के हवाले कर देते और विठल घर के 10 आदमियों के सामने चुप चुपाते उसे आग दिखा देता। हर पर्दा फसाना साज होता है, हर बंद दरवाज़ा बाहर के लोगों की बुनियाई छीन लेता है। बाद में जो तरह तरह की दास्तानें तराशी जाती हैं वो उन हैरतों से कहीं ज़्यादा बेरहम होती हैं। आप किसी से शायद कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहा था, न मुनीर अली से, न मौलवी अकरम से, न एसपी शुक्ला से, न डॉक्टर कैलाश से। और अब्बाजान को तो तिब्बत से अब तक इतने दिन साथ रहने के बाद बहुत कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। मौलवी अकरम पहले ही मुजीद के होटल में पीरू की खूब बारी अपनी आंखों से देख चुके थे। मुनीर अली जिस लेमर में मेरी और विठल की मशक़े सितम के शाहिद थे, कोई कसर रह गई थी तो अब दादा ने पूरी कर दी थी। डॉक्टर कैलाश को अब तस्दीक और तौसीक के लिए इतना इस्तराब नहीं होगा जितना अपनी आगही के इंकशाफ पर होगा। जानने का आज़ार अक्सर ना जानने से ज़्यादा होता है। पर्दे के अंदर कभी तवक्को से बहुत मुख्तलिफ और सिवा भी नमूदार होता है। यही कुछ उसका हाल होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई सफाई नहीं पेश करनी थी। पाड़े के आदमियों को ये मौजूबियत नहीं आती। हम कमरे में दाखिल होने वाले थे कि जुलीन दरवाजे पर आ गई। कहने लगी, हम अगर अभी अंदर ना जाएं तो बेहतर है। शाम के बाद से अब कहीं विठल को देख के गीता का जमूद टूटा है। इतने लोग गए, इसने किसी की बात नहीं सुनी। विठल ने जाते ही उसे चौकी से उठा के फर्श पर खड़ा कर दिया और जाने क्या जादू किया कि वो विफर सी गई और अब विठल के सीने में छुपी बच्चों की तरह फूट फूट के रो रही है। रोना ही उसके लिए मुफीद था, आंसू भी कभी इलाज होते हैं। डॉक्टर कैलाश ने जुलीन की तायद की और कहा कि उसकी मोटर में ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो रात को उसे गहरी नींद सुला सके। नींद भी उसके लिए ज़रूरी है। मैंने सोचा उसे कहूँ कि वो विठल को भी ऐसी कोई दवा दे दे, किसी चीज़ में मिला के सही। कल रात से उसके मुंह में एक खेल तक नहीं गई है, ना उसे खुल के घड़ी बैठने का मौका मिला है। वो बस बीड़ियों का धुआं निगलता उगलता रहा है। किसी को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। चारागर भी आदमी होते हैं। हम दरवाजे के करीब खड़े रहे। गो अब अंदर जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं विठल के ख्याल से वहाँ जाना चाहता था। कुछ देर बाद जुलीन पहले अंदर झांक के आई, तब हमने कमरे का रुख किया। सामने विठल चौकी के किनारे उसका सर जानुओं पर रखे बैठा चुपके चुपके उसे जाने क्या तलकीन कर रहा था, क्या कुछ बावर कराने की कोशिश कर रहा था। गीता की आंखों से आंसुओं का सेल जारी था। फरूख फरयाल, चंपा बेगम, जुलीन की माँ शिपारा और मौलवी अकरम की बेटी रेहाना
चंद अजनबी औरतों के साथ एक तरफ गठरी बनी रानी को घेरे बैठी थी। देख रही कौन आया है? मेरे पहुंचते ही विठल ने बुलंद आवाज में कहा, जैसे रूठे हुए किसी बच्चे को कोई खिलौना दिखा दिया जाए। जानती है इसको, ये कौन है? विठल उसके बाल संवारते हुए बोला। गीता की भीगी पलकों पर एहताश सा तारी हुआ और वो सीधी होकर बैठ गई। डॉक्टर कैलाश पर भी इसकी नजर हो गई होगी। तेरा पापा इसको बेटा बोलता था। इसको अभी कौन पूछे? विठल ने कहा। गीता ने बेख्तियार मेरी तरफ देखा। हंजर और क्या होता है? उसकी हुमकती आंखों में ऐसी ही काट थी। विठल के इशारे पर मैं भारी कदमों से चलता किसी मुजरिम की तरह उन दोनों के सामने जाके खड़ा हो गया। विठल ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसके पहलू में बिठा दिया। संभाल रहे इसको, वह तपीदा आवाज में बोला। मेरा जिस्म सुन हो गया। इसको बोल, अभी एक गया है, सारे नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ कहूँ कि वो खुद को इतना बेआसरा बेसाया ना जाने, मगर मेरी जुबान ठुठर के रह गई। मुझे हर लफ्ज हेच मालूम होने लगा। विठल ही कुछ ना कुछ कहता रहा। चंद लफ्जों पर मुश्तमिल मौत का अमुख्ता। आदमी को तो तोते की तरह ये लफ्ज रटे होते हैं, लेकिन दोहराना भी हौसले का काम है। सामने आने पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आदमी को अपने अल्फाज की बेमायगी का एहसास हो तो इसकी जुबान लकनत करने लगती है। विठल की जुबान भी अटक रही थी। कहने लगा, मैं इसको बोलता हूँ कि तू तो शेर की बेटी है। शेर भी एक दिन ढह जाता है, गोली से नहीं तो अपने जोर से। इधर कोई भी नहीं टिकने का, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। बोलते हैं पढ़ लिख के आदमी को ऊंचा नीचा दिखाई पड़ता है। तू कैसी पढ़ी लिखी है? फिर कहने लगा, अभी बरस पूरा नहीं हुआ, वो इधर से क्या बोल के गया था। अभी लौटने का भरोसा नहीं। वो लौट के आ गया, पर जिंदगी उसको दोबारा मिली थी, बस थोड़े दिन के लिए। ना पलटता तो क्या कर लेती रही। उधर हम लोग साथ थे, सब तिरछे पड़ते रहे। अपनी जगह ये दूसरे चले गए। माँ से पूछ, उसने कितनी बार उसको खोया है। पहले दिन से ही आंख मिचोली होती रही है उससे। वो ऐसा ही हथेली पर धरे फिरता था, पर जो सेंध के रखते हैं धोखा उनको भी हो जाता है। पट्टा किसी का नहीं लिखा है। अपनी माँ को देख रही, इसका भी कोई गया है। वो कैसे बांधे बैठी है अपने को। यह सुन के रानी फट पड़ी। गीता फिर सिसकने लगी, जैसे कोई जख्म अंदर कचूके लगाता। उसके सीने में यक बयक फूंक सी उठी। वो मेरे इतने करीब बैठी थी कि मैं उसकी सांसें सुन सकता था। दर्दो करब में डूबी हुई इसकी उखड़ी उखड़ी सांसें। मेरे सीने में कोई समंदर सा शोर करता था कि उसे किसी तरह अपने अंदर जज़ब कर लूं। उसके सारे आंसू, सारे करब अपने अंदर समेट लूं। मैं लम्हे लम्हे खुद को मुजतमा करता था। मैंने बामुश्किल अपना लरसता हाथ उसके सर पर रखने की कोशिश की। वो तो अभी तक भरी बैठी थी और बिलकने लगी। आदमी इतने आंसू छुपाए फिरता है, कोई सोता अभी बाकी रह गया था जो उसकी आंखों से रवां था। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। यहाँ से भाग जाऊं, मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। यकायक मुझ पर दीवानगी सी तारी हुई। मैंने उसे खींच के अपने बाजू में खींच लिया। मैंने बेतहाशा उसके हाथ चूमे, अपने दामन से उसके रुखसार हुशक किए। नहीं नहीं, मत रो, खुदा के लिए मत रो। मैंने फटी आवाज में उससे मिन्नत की। तुम अकेली नहीं हो। दादा चला गया है और कभी लौट कर नहीं आएगा, मगर यहाँ तुम्हारा भाई, मैं मौजूद हूँ। मैं और ये सब, विठल भाई, अभी तुम्हारे बहुत से घर। मेरे सीने ने मेरी आवाज का साथ नहीं दिया। मैं उसे थामने चला था और खुद मुझे अपना होश नहीं रहा। मेरी हिचकियां बंद गई। देर तक वो मेरी जुज़्वें जा बनी रही, मुझ में सिमटी, मुझ में छुपी, सहमी सहमी सी। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि इतराफ में कौन कौन हमारी जानिब निगरान है, और यूं तो मैं उसे और हलकान कर रहा हूँ। कोई हमारे करीब नहीं आया। विठल भी खामोश बैठा रहा। फिर जाने कब किसी लम्हे जुलीन ने मेरे पास आके मुझे टेहोका दिया और उठने का इशारा किया। जुलीन, शहपारा, फर्रुख और चंपा बेगम ने उसे मुझसे जुदा कर दिया और डॉक्टर कैलाश ने मुझे चौकी से उठा दिया। मेरे कदम डगमगा रहे थे। कैलाश मेरी कमर जकड़े मुझे बरामदे में ले आया। रात गए, हर सू सन्नाटा छा गया और बाहर का सारा हजूम रुखसत हो गया तो जुलीन ने एक एक को बैरूनी कमरे में इकट्ठा कर लिया। जरी की तरह उसे भी हुक्म देना आ गया था। बैरूनी कमरे के फर्श पर दस्तरखान बिछा हुआ। अब्बा जान, मुनीर अली, मौलवी अकरम, माटी, शामू, जुमरू सभी मौजूद थे। डॉक्टर कैलाश भी था, रमा भी थी। सब दस्तरखान के तरफ गुमसुम बैठ गए। किसी ने कुछ नहीं लिया, ना गीता ने ना रानी ने। किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि खाने को हाथ लगाए, मगर सबको वो जहर अपने हलक से उतारना पड़ा। मौत के खाने और जहर में क्या फ़र्क होता है। सुबह 10 बजे के करीब पाड़े की ऊपरी मंजिल के बड़े कमरे में शहर के सारे पाड़ों के दादा मौजूद थे। निचली मंजिल पर दादा के सोग में आने वालों की कसरत के सबब कोई जगह नहीं रही थी, इसलिए विठल ने उन सब को ऊपर जमा हो जाने को कहा। रात ही उन्हें मुतला कर दिया गया था कि वो कल सुबह 10 बजे तक दादा के पाड़े पहुंच जाएं। उनसे ये भी कह दिया गया था कि चाहें तो अपने अपने पाड़े के मुंतखब आदमी भी ला सकते हैं। दीना, सुंदर, शिवा, बाले, जाजी, नादरे, जगत, लाल खान, सूरत वाला बनारसी और दूसरे जिन्हें मैं नामों की बजाय शक्ल से पहचानता था और वो जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता था। बारिश के बावजूद वो सभी वक्त पर पाड़े आ गए। सबके चेहरे खिंचे हुए थे और पेशानियों पर बल पड़े हुए थे। सारा कमरा उनकी क्यास आराइयों से गूंज रहा था। हर कोई अपने तौर पर तासुफ का, गजब का इजहार कर रहा था। कुछ देर बाद विठल के आने पर खामोशी छा गई। उसने चौकी पर बैठते ही किसी तमहीद के बगैर उनसे कहा,
अपने को ज़्यादा नहीं बोलना। बोलना है कि तुम पाड़े पर अभी किसको बिठाना। अपने को ज़्यादा नहीं बोलना। बोलना है कि तुम पाड़े पर अभी किसको बिठाना मांगता है। किसी ने जवाब नहीं दिया। सब एक दूसरे की सूरत देखते रहे। चुप रहने से कुछ नहीं बनेगा, विठल ने ऊंची आवाज में कहा। तुमने कुछ सोचा है तो अपने को बोलो। क्या क्या बोले दादा? खासी देर बाद बाले ने जुबान खोली। ऐसा तो नहीं रहेगा। अपना मतलब है तुम्हें कोई महम के पाड़े की गद्दी पर बैठने का है तो उठ के बोले। 1 2 3 4 जितना भी है। तुम उनको अच्छी तरह देख लो और जिस पर सबका जी ठुकता हो उसको इधर बिठा दो। ऐसा कैसे दादा? तुम क्या बोलता है? किसी ने पीछे से कहा। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो इसका दूसरा रास्ता भी है। कांटा रख के अलग कर लो, जैसा अपने बल पर दादा इधर बैठा हुआ था। तुम बोलो, तुमने क्या सोचा है? आपने को क्या सोचने का है? विठल ने सपाट लहजे में कहा। अभी इसको मत छेड़ो दादा। बालन ने इल्तजा की। तुम इतनी जल्दी मत करो। अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो महम के पाड़े पर पीरू दादा की जगह बैठना मांगता है। क्यों? अपन ठीक बोलता है ना? उसने उन सब से पूछा। सब ने मुतज़्ज़ब अंदाज में बाले की तायद की। फिर इधर कौन रहेगा? अभी पहले दादा की बात करो उस्ताद। बनारसी दादा ने सर उठा के कहा। दादा की गद्दी पर तब तक कोई ठीक नहीं लगेगा जब तक उसका हिसाब साफ नहीं कर लिया जाता। इससे पहले कोई इधर नहीं बैठने का। हिसाब कौन साफ करेगा? विठल ने उनसे पूछा। अपन करेगा हिसाब, जरूर होएगा। नहीं होएगा तो अपन माँ का जना नहीं। लाल खान ने गजब आलूद लहजे में कहा। उस टाइम तक इधर पाड़े पर कौन बैठेगा? पाड़े की गद्दी ऐसे हाली नहीं रहती लाले। एक जाता है दूसरा आ जाता है। इधर का बोलो। इधर ऐसा किसको बैठते अच्छा लगेगा? कोई और पाड़ा होता तो अभी चलता। ये पीरू दादा का पाड़ा है, बांद्रे के दादा दीना ने कहा। माटी विठल के लिए हुक्का ले आया था। विठल चंद लम्हे हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। चिलम अभी पूरी तरह देखी नहीं थी। विठल ने मनाल मुंह से हटा के उनसे कहा। पाड़े पे उस टाइम तक ताला मार दे। फिर तुम जो इधर हो तुम इधर बैठो। बाले तेजी से बोला। नहीं रे, हमको इधर नहीं बैठना। क्यों? बाले की आवाज उभर रही थी। अपन अकेला नहीं, इधर सब लोग तुमसे ऐसा बोलता है। अभी कुछ दिन के लिए तुम इधर रहो, पीरू दादा की खातिर, उसके पाड़े की खातिर। ज्यादा देर नहीं लगेगा। अपन को पता है, माँ कसम ज्यादा देर नहीं लगेगा। हमको यहाँ से जाना है। तुम अभी तो नहीं जाओगे। कल दादा गया, आज तुम चले जाओगे। बनारसी दादा ने तलखी से कहा। दादा के बाद अब कौन इधर टिकेगा रे? ठीक है, अपन लोग तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा नहीं तो दादा का तो कोई है, उसी के लिए। बाले जुनूनी अंदाज में बोला। अपन को दूसरा काम है, अभी उसको खोजना है। किसको? लालहान उचक के बरहमी से कहने लगा। तुम अपन को गाली देता है? हम इधर अक्खा बम्बई का दादा लोग चूड़ी डाल के बैठा है। जो अकेला तुम उसको ढूंढने निकलेगा, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, अपना भी भाई था, बाप था वो। और उसके किसी बेटे भाई ने उस पे पीछे से गोली दाग दी। विठल ने जहर खंड से कहा। क्या बोलता है तुम? लालहान का चेहरा बिगड़ गया। दादा क्या उल्टा बोलता है जो अभी मिर्च लगता है? बाले बिखरी हुई आवाज में कहने लगा। वो अपन में से ही कोई हराम का दूसरा नहीं, वो गीदड़ का औलाद अभी हमारे बीच में बैठा हो सकता है। अपन भी अभी यही समझता है। शिवा और सुंदर ने बेयक जुबान कहा। इधर ही कोई काला भेड़ है दादा। सुंदर तमतमाते लहजे में बोला। वो अभी तुम भी हो सकता है, अपन भी। अपन उसको इधर ही ढूंढ के भुगता दे तो ठीक है। नहीं ढूंढेगा तो कल दूसरे का बारी आएगा। बाले ने कहा। अब चाकू बाजू का काम नहीं रहा, बंदूक तमच्चे का बात है। उजाले का नहीं, अंधेरे का है। सामने का नहीं, पीठ पीछे का है। वो कोई दादा नहीं है, साला भड़वा है। एक बार उसके मुंह को खून लगा है तो अभी बार बार ऐसा होता रहेगा। सब मुख्तलिफ बोलियां बोलने लगे। विठल ने रोका। पहले इधर पाड़े की बात करो। कोई नहीं बोला। सब मुस्तरवाना एक दूसरे की लब कशाई का इंतजार करते रहे। फिर बाले ने खामोशी तोड़ी और झिझकते हुए बोला। इधर किसी को भी बिठा दो दादा, अभी अपन से कोई लौट के नहीं पूछेगा। अपने को पता है, पर इधर फिर तुमको बुलाने की क्या जरूरत थी? इधर सभी बैठा है, एक एक से पूछ लो। सोचने का है। एक बात का ध्यान रखना, इधर जो भी गद्दी संभालेगा पहले की तरह हर कोई उसको अपने अपने पाड़े का भत्ता पहुंचाएगा। अभी इसका बात मत करो दादा। दीना ने किसी कदर झुंझलाहट से कहा। हाँ दादा, अभी इसको मत छेड़ो। बनारसी ने भी दीना की हमायत की। औरों की आवाजें भी बुलंद हुई। फिर काहे का टूंटा है? उसका काम पूरा हो गया। विठल धमकती आवाज में बोला। हटाने वाले का काम पूरा हो गया। दादा का बात समझो अभी, शिवा ने मुंतशर लहजे में कहा। हमको इस वक्त कुछ एकदम ऐसा ही बनाए रखने का है जैसा कल दादा के वक्त था। और गोली एक बार फिर चलेगी, विठल ने जेरे लबी से कहा। लेकिन सब ने सुन लिया और सब चौंक पड़े। क्या दादा, अभी कैसा बोलता है तुम? विठल ने थमे हुए लहजे में उन्हें बताया कि दादा के चले जाने पर महम के पाड़े से शहर के तमाम पहाड़ों का वास्ता जूं का तूं रहेगा। तो बंदूक बरदार फिर इस तरफ का रुख करेगा और अंधेरे का मुंतजर रहेगा कि कब नया दादा इस तरफ आता है। हाँ हाँ, इसी बात से हम बोलता है। इसको अभी मत छेड़ो, बनारसी ने इस तरारी अंदाज में कहा। नहीं छेड़ता। आज से सारे पाड़े खुले हैं, फिर अपने अपने घर को जाओ। विठल तुर्शी से बोला। अब गोली पर सारी बात है तो सब ठीक है। हम समझ रहे तुम्हारा क्या मतलब है। दादा होगा तो जरूर समझ लेगा, पर अपन समझे
कि तुम भी इसी वास्ते इधर बैठने को नहीं मांगता। दीना ने इश्तियाल में कहा। यही बात हम तुम्हारे लिए भी बोल सकते हैं और इधर सब के लिए, विठल ने गूंजती आवाज में कहा। ऐसा? दीना फुनकारने लगा। ऐसा है तो अपन ही इधर बैठेगा, अपन देखेगा कौन शेर का जना है और कितना गोली पटाहा है अभी उसके पास। सुन लिया तुमने? विठल ने बुलंद आवाज में कहा। आज से दीना दादा इधर का दादा है, तुम सब लोग मानते हो? कमरे में भिनभिनाहट होने लगी। लाल खान उठ खड़ा हुआ और हाथ बुलंद करके उन सबको खामोशी के लिए कहा। दादा, वो ठहर ठहर के बोला। बाहर के पाड़े से कोई आदमी नहीं चलेगा, इधर महम के पाड़े पर कोई कमी नहीं है, इधर ही का कोई आदमी होए तो ठीक है। माची दादा होता तो बात ही नहीं था, दूर दूर उसके बल का कोई नहीं था, पर इधर और भी है। अपन से पूछो तो अभी इधर के पाड़े पे इधर के आदमी का हक निकलता है। हक की बात मत कर लाले, पाड़े पे हक सिर्फ बल का बनता है। यक दीना उठ खड़ा हुआ और अपनी खुदरी आवाज में कहने लगा कि सरे दस्त विठल सबसे मौजूद आदमी है। दादा से अपने हसूसी ताल्लुक के नाते विठल पर लाजिम है कि उसके पाड़े का भरम कायम रखे। थोड़े दिन की तो बात है, विठल को सिर्फ उस वक्त तक बैठना है जब तक दादा को खत्म करने वाले सामने नहीं आ जाते। विठल की मर्जी है कि फिर जैसा चाहे करे, उसके बाद हम फिर इकट्ठे हो सकते हैं। ये रीत नई भी है और अच्छी भी कि इस तरह हम अपने बारे में कुछ फैसला कर सकते हैं। दीना बैठा ही था कि चौकी के दाएं जानिब भारी तनोतोश काली रंगत का एक उम्र सीधा दादा खड़ा हो गया और दबे लहजे में बोला। माई बाप, हुक्म हुई तो अपन भी कुछ बोले। सबकी निगाहें उस पर मरकूज हो गई। आंखें उबली उबली, थोड़ी का गोश्त लटका हुआ, उंगली में हीरे की अंगूठी और कान में दुरिया पड़ी हुई। मैं उसे नहीं जानता था। विठल ने उसे बैठ जाने का इशारा किया, लेकिन शायद उसने देखा नहीं। खड़ा रहा और कहने लगा। तुम अपन को नहीं जानता, अपन पांडे है, सूरत शहर से आया है। वो अभी इतना ही कह पाया था कि बनारसी दादा ने उठ के उसका बाजू थाम लिया और विठल से मुखातिब होकर बोला। अपन बोलता है, ये पूरा नहीं बोलेगा कि पांडे दादा कौन है। इधर बंबई में किसी पाड़े का कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने अगर पांडे दादा को देखा नहीं तो उसका नाम भी ना सुना हो। ये इधर ही पाड़ा चलाता था। पांडे दादा मांगता तो एक वक्त में बंबई का आखा पाड़ा इसका गोद में होता, पर यह अपने पाड़े से कभी बाहर नहीं निकला और ना इसका तरफ कभी किसी ने आंख उठा के देखा। अब बंबई में कितना दादा लोग को चाकू का बोली पांडे दादा ने सिखाया। जैसा कोई बोलता है, एकदम ऐसा माफिक था। पांडे दादा के इलाके में पंछी भी पूछ के उड़ता था। चीते के माफिक झपट था इसमें, जिधर बोलता था चाकू उसी तरफ को जाता था। एक दिन मगज फ्रीला था कि बंबई का पाड़ा खलास किया और सूरत चला गया। उधर शहर में जो एक पाड़ा है वो पांडे दादा का है, इसके होते हुए दूसरा अभी कोई होएगा भी कैसे। और इधर जो सूरत वाला दादा बैठा है, इसी का बनाया हुआ है। पांडे दादा इसको बंबई का पाड़ा देके गया था, बरस हो गया, पर अभी तक लोग पांडे का पाड़ा ही बोलता है। कभी जब बंबई का याद आता है तो पलट के आता है। अपन को पता नहीं कभी पीरू दादा को देखे बिना लौट के गया हो। पीरू दादा से इसका पुराना यारी है। अच्छा है कि पांडे दादा अभी इधर है, कोई और नहीं तो अभी इस बैठ जा। पांडे दादा ने बनारसी के शाने पर हाथ मार के उसे बिठा दिया। पहले भी वो कई बार उसे टोक चुका था। बनारसी खामोश हुआ तो वो विठल की तरफ हाथ जोड़ के बोला। अपन गुलाम था उसका। उम्र में वो अपन से छोटा था, पर अपन का बाप था। क्या बोले, अपन का क्या था वो। उसने दिलगीर लहजे में विठल को बताया कि वो कल ही रात बंबई आया था। ये सुन के कि पीरू लंबे सफर से वापस आ गया है, उसे क्या मालूम था कि यहाँ ये देखने को मिलेगा। कल रात से एक पल के लिए उसकी आंख नहीं लगी है। रात से वो इसी पाड़े पर है। उसे भी उन लोगों में शामिल समझा जाए जो पीरू और माची के कातिलों तक पहुंचने और उन्हें कुत्तों के आगे जिंदा डाल देने के लिए बेचैन है। पीरू तो किसी चट्टान की तरह था, लोहे का बना हुआ। पांडे दादा की पाटदार आवाज में गिरहें सी पड़ने लगी थी। अपन आज पहली बार सबके सामने जुबान खोलता है। अपन एकदम बंबई से क्यों चला गया था। एक दिन पीरू पाड़े पे आके बोला, पांडे दादा, अपन साफ बोले, जब तक तुमसे दो हाथ नहीं कर लेगा अपन को भी चैन नहीं पड़ेगा। अपन तुम्हारे बारे में सुन सुन के थक चुका है और तुम्हारा चाकू, तुम्हारा जोर देखने को इधर आया है और बोल दे के पाड़ा लेने को नहीं। हाँ, अगर अपन के हाथ से चाकू छूट गया तो अपन महम का पाड़ा छोड़ के चला जाएगा। पांडे कहने लगा। उसने पीरू को टालने की बहुत कोशिश की और कहा कि मेरे पाड़े से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, तो मुझे भी तुम्हारे पाड़े से दिलचस्पी नहीं, फिर क्यों हम किसी नागवार सूरत हाल से दो चार हों। मगर पीरू ना माना। वो इसरार करता रहा और चाकू निकाल के खड़ा होकर धमकी देने लगा कि अब या तुम पाड़े पर रहोगे या मैं। नाचार पांडे दादा को भी चाकू निकालना पड़ा। पीरू की ख्वाहिश पर वो पाड़े की एक कोठरी में आ गए। उन दोनों के सिवा वहां कोई नहीं था। पीरू आया भी अकेला था। दोनों चाकू आजमाई करते रहे और पांडे के कहने के मुताबिक वो तफसील क्या बयान करे। बहुत देर लगी। दोनों पसीने पसीने हो गए और वही हुआ जो पीरू दादा तय करके आया था, जिसका पांडे को इब्तदा ही में अंदाजा हो चुका था। पांडे का चाकू उसके हाथ में बरकरार न रह सका। पीरू उसे सीने से लगा के चला गया। फिर पांडे भी अपने पाड़े पर नहीं ठहरा। दो एक दिन जरूर उसने तजबज़ब में लगाए, लेकिन आखिर उसने अपने दिल के फैसले पर अमल किया। पीरू को पैगाम पहुंचाया कि वो आके उसके पाड़े पर बैठ जाए या अपना कोई आदमी भेज दे। पीरू ने इनकार कर दिया तो पांडे
अपने अजीज शागिर्द सूरत वाले दादा को पाड़े पे छोड़ के खुद सूरत चला गया। जाते जाते वो सूरत वाले को ताकीद कर गया था कि कभी पीरू दादा इस तरफ आ निकले तो वो पाड़े की चौकी से हट जाए, मगर पीरू ने उसके बाद कभी पांडे के पाड़े का रुख नहीं किया और एक दिन अचानक सूरत पहुंच गया और पांडे से मिन्नत करने लगा कि बम्बई वापस चले। उसने पहले ही कह दिया था कि उसे पांडे के पाड़े से कोई सरोकार नहीं है, मगर पांडे फिर भी नहीं लौटा, लेकिन वो बम्बई बराबर आता रहा सिर्फ पीरू से मिलने के लिए। पीरू से इतनी इज्जत देता, उसका ऐसा ख्याल करता था जैसे पांडे उसका बाप, उसका उस्ताद हो। उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया कि पांडे से उसका कभी कोई तसादुम हुआ था। पांडे को अगर कभी बम्बई आने में वक्त लग जाता तो पीरू उससे मिलने खुद सूरत चला जाता। पांडे की आंखें भर आई, उसकी आवाज़ भी झरझरा रही थी। कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। चंद लम्हे वो चुप खड़ा रहा, फिर कहने लगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। वो कौन अंधे अकल से आरी लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक इतने जिंदा आदमी को खत्म कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो कौन था। वो पीरू और माची दादा के दुश्मन नहीं थे, अपने दुश्मन है। एक आदमी की ताकत उसके सारे दोस्तों की ताकत होती है। एक आदमी के खत्म कर देने से उसके दोस्त खत्म नहीं हो जाते। उन्हें दिखाई नहीं दिया कि पीरू के कितने और कैसे दोस्त हैं। पहले उन सबको खत्म करना चाहिए था। पांडे ने निस्बतन ठहरी हुई आवाज में विठल से कहा कि कोई एक दिन में कैसे महम के पाड़े पर नए दादा का ख्याल कर सकता था। ये तो पीरू दादा का पाड़ा है। उसकी अदम मौजूदगी में माची बैठता था तो भी ये पीरू का पाड़ा था। ये इमारत उसी ने बनवाई थी। इसके दरो दीवार पर उसके नक्श हैं। बनारसी ने उठकर फिर कुछ कहना चाहा, मगर पांडे ने डपट के उसे बिठा दिया। कहने लगा कि यहाँ लोगों के दरमियान बैठ के उसने बहुत कुछ सुना और देखा है और इस नतीजे पर पहुंचा है कि विठल ही को पाड़े पर रहना चाहिए। हालांकि वो विठल से इतना वाकिफ नहीं, लेकिन उसे याद है ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, पीरू ने उससे विठल का जिक्र बहुत इश्तियाक और एहतराम से किया था और कहा था, पांडे देखना, आपके बम्बई आया तो उससे मिलवाऊंगा। पांडे ने कहा कि पीरू अगर विठल का जिक्र न करता तो भी विठल को देख के उसके बारे में वो यही राय कायम करता। पीरू हाथ का साफ, दिल का साफ था। उसका कोई दोस्त भी उसी जैसा हो सकता है। यहाँ सब महम के पाड़े पर बदस्तूर भत्ता पहुँचाने के लिए आमादा हैं, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक तजर्बाकार शख्स दादा की गद्दी संभाले। कोई मुतनाज़िया शख्स पाड़े पर बैठा तो इसे दादा के नादीदा दुश्मनों का हौसला बढ़ेगा। आज की बात और है, आज शहर के जो दादा यहाँ गुमसुम बैठे हैं और एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं, कल उन्हीं के दरमियान इस मामले पर इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं और पुलिस इस हल्फिशार से फ़ायदा उठा सकती है। जैसा कि विठल का ख्याल है, मुनासिब यही होगा कि हम हर तरफ का ख्याल रखें और कुछ तय कर लें, कोई ऐसा फैसला जो हमने इस तरह कभी नहीं किया, मगर जो किया जा सकता है, जिस पर सब मुतफिक हों और कायम भी रह सकें। बम्बई के पहाड़ों में से कोई दादा लिया गया तो शायद ज़्यादा देर तक हम उसके साथ न चल सकें। बाहर का आदमी होना चाहिए या इसी पाड़े का, किसी को हक तलफी की शिकायत नहीं होगी। वो कहने लगा कि उसे इस अंदेशे से इत्तफाक नहीं है कि पीरू दादा के ज़माने की तरह सब जूं का तूं रहा तो दादा के कातिल फिर इस तरफ का रुख करेंगे। इसका मौका ही शायद ना आए। अगर हम में से कोई ऐसी किसी एहतियात के सबब पाड़े पर बैठने से कतराता है तो उसे पाड़े का काम छोड़ के कोई दूसरा धंधा करना चाहिए। बार बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनकी बाजियाबी में बहुत देर भी लग सकती है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहकर पांडे बैठ गया। कहीं दादा कुछ कहने के लिए मुस्तरब थे, लेकिन शिवा की आवाज़ उन पर गालिब आ गई। अभी तुम भी तो बाहर का आदमी है। बैक वक्त कई तरफ से शिवा की तायद में आवाज़ें उठी। पांडे सर झटकता हुआ दोबारा खड़ा हुआ और हज़ियानी से अंदाज में बोला, क्या बोलता है तुम? पागल हो गया अभी सब? तुम्हारा मतलब है अब उनको बाहर का आदमी समझ के ऐसा बोला तुम? वो इतना बरंगीचता हो गया जैसे किसी ने उसे गाली दी हो। कहने लगा कि क्या वो फिर से दोहराए जो यहाँ बैठे लोगों ने तवज्जो से नहीं सुना। उसने ये सब इसलिए नहीं कहा था कि उसके मुंह पर यूँ तमाचा मारा जाए। ये महम का पाड़ा है, पीरू दादा का पाड़ा। वो कानों पर हाथ रख के तौबा करने लगा और दरीदा लहजे में बोला कि उसके दिल में तो अब एक ही हसरत है कि किसी तरह पीरू और माची दादा के कातिलों के सर उतार लाए। उसे मालूम है किस तरह पीरू और माची वापस नहीं आ जाएंगे, मगर तब तक उसे करार भी नहीं आएगा। इस वक्त तक तो ना उसका दिल काबू में है ना दिमाग। ऐसी हालत में वो पाड़े पर क्या बैठेगा और पाड़े के लिए क्या कर सकेगा? यहाँ तो एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो सारी डोरियाँ अपने हाथ में रखता हो। यहाँ दादा का मोहतरम दोस्त विठल मौजूद है। उसके होते हुए किसी दूसरे का ख्याल पांडे के मफहूम के मुताबिक आकबत ना अंदेशाना ही नहीं मुजरमाना भी है। किसी तरफ से फिर आवाज़ उठी थी। पांडे दादा ने उसे झड़क दिया और बोला, आगे किसी ने एक लफ्ज़ कहा तो उठ के चला जाएगा। हर तरफ तकद्दुर अमेज़ खामोशी तारी होगी। विठल भी चुप रहा। फिर सबसे पीछे दीवार के साथ लगा बैठा अंधेरी का मौजूदा नौजवान दादा सिकंदर हिचकिचाते हुए उठा। राजन के जेल जाने की वजह से चंद रोज़ पहले पीरू ने उसे अंधेरी के पाड़े पर तैनात किया था। सिकंदर कुछ बोलने से पहले जैसे लफ्ज़ ढूंढता रहा। उसके चेहरे पर मतानत थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि कोई भी फैसला करते हुए हमें पुलिस के तर्ज अमल पर अच्छी तरह नज़र रखनी चाहिए। पुलिस जानती होगी कि दादा पर किसी पाड़े ही के लोगों ने हमला किया होगा, लेकिन अगर पुलिस को इस बहाने शहर के तमाम पाड़ों से छिड़ाने का मौका मिल गया, आइंदा वो और तलख रवैया अख्तियार कर सकती है, जैसा कि पांडे दादा ने इशारा किया है। पाड़े के दादाओं के दरमियान नफाक का बीज बो सकती है।
सिकंदर वही कुछ दोहराने लगा जो कल शाम शुक्ला ने बताया था कि कल सारे दिन पुलिस मुख्तलिफ पहाड़ों पर छापे मारती रही और हर पहाड़े से मुतअद्दिद आदमी गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस का रवैया नहायत दुरुस्त और दहशत अंगेज था। सिकंदर को हैरत थी कि पुलिस अब तक माहम के पहाड़े पर क्यों नहीं आई। इसका मतलब यह है कि पुलिस पीरू दादा के हास पहाड़े को मुश्तबा नहीं समझती। उसका शुबा दूसरे पहाड़ों पर है और बेसबब नहीं होगा। ये खास बात सामने रखते हुए माहम के पहाड़े पर शहर के किसी और पहाड़े के दादा का गद्दी संभालना मुनासिब मालूम नहीं होता। पुलिस की जा बेजा दखलंदाजी से निजात पाने की दो ही सूरतें हैं। एक तो ये कि हम जल्द अज जल्द दादा के कातिलों को पकड़ के जिंदा या मुर्दा उसके हवाले कर दें। दूसरे ये कि हम अपने तमाम शिकवे शिकायतें सरे दस्त यकसुर फरामोश कर दें और एक दूसरे पर एतमाद करें। यह बात भी जहन में रखनी चाहिए कि कातिल पुलिस को बरगलाने और किसी नतीजे पर ना पहुंचने देने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस की उफ्ताद पड़ने पर एक पाड़ा दूसरे पाड़े की मदद तभी कर सकता है जब सब किसी एक मरकजी पाड़े से बंधे हों और उनके दरमियान गहरा राब्ता हो। माम के पाड़े की मरकजी हैसियत बरकरार रहेगी तो कम से कम एक तरफ से सुकून रहेगा। पुलिस को इतना खुल खेलने का मौका नहीं मिल सकेगा और ये तभी मुमकिन है जब माम के पाड़े पर कोई ऐसा दादा चौकी पर बैठा हो जिसकी सूझबूझ, जोर और गैर जानबदारी पर तमाम पहाड़ों के दादा यकीन रखते हो, जैसा कि पीरू दादा ने साबित किया था। सिकंदर की आवाज़ बतदरीज बुलंद होती गई। वो किसी पुख्ताकार दादा की तरह बुर्दबारी और तहम्मुल से एक एक करके मुख्तलिफ पहलू कुरेदता रहा। उसकी जुबान जरा साफ होती तो कोई भी उसे पाड़े का दादा ना कहता। उसने उनसे कहा कि गुज़िश्ता 3 रोज से पीरू दादा का बेशतर वक्त अंधेरी के पाड़े पर गुजरा है। परसों रात जब गोली चली तो वो बांद्रे से अंधेरी ही की तरफ आ रहा था। इस दौरान सिकंदर को उसके बहुत करीब रहने का मौका मिला। पीरू बार बार विठल को याद करता और कहता, राजन का मामला जल्दी तय हो तो वो अपने दोस्त विठल के पास जाए। वो कहता था, अगर किसी दादा को देखना है तो अपने विठल भाई को देखो। सिकंदर की बातें सब तवज्जो से सुनते रहे थे। वो बैठ गया तो कमरे में भांत भांत की आवाज़ें गूंजने लगीं। शंकरा, सुंदरलाल और सूरत वाला, दीना, बनारसी, मदना, वो सभी शदोमत से विठल से इसरार करने लगे कि उसे अब इनकार नहीं करना चाहिए। उनके लहजों में बज़ाहिर कोई खोट नहीं मालूम होती थी। उनमें दिलसोजी भी थी और तशवीशो तरद्दुद भी। विठल हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। जब सब चुप हो गए तो उसने मनाल होठों से हटाई और भारी आवाज में कहा, हम ऐसे पाड़े पर नहीं बैठते। फिर कैसे बैठता है? दीना गुस्से में बोला, बल पर बैठते हैं। पर इधर बल दिखाने को कौन बोलता है? जब सब चुप है तो काहे को ना बोलता है? लाल खान ने नाराजी से कहा, अपने को इधर टिकना नहीं है, फिर उधर दादा के घर की तरफ देखना है। दोनों बावली हो गई हैं तो फिर इधर राजा दादा को बिठा दो। बाले चबड़ती आवाज में बोला। मेरे करीब बैठे हुए जुमरू ने मुझे कोहनी मारी। मैं खामोश बैठा रहा। मुझे मालूम था विठल उन्हें मना कर देगा और किसी तौक़ुफ़ के बगैर विठल ने यही किया। फिर तुम जिसको बोल दो, कोई तो बैठेगा इधर। कोई आदमी तुमको पूरा नहीं मिलता तो भी दादा की जूती चौकी पर रख दो। बाले के लहजे में भी तुंदी आ गई। तुम ही बैठो दादा, अब उनकी विनती है। कलाबे के दादा जाजी ने पहली मरतबा जुबान खोली। उसकी आवाज़ धड़क रही थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। तू भी यही बोलता है रे? विठल ने सर उठा के कहा, अभी यही ठीक है। जाजी अटकती जुबान से बोला। विठल ने हनकारी भरी और चुप बैठा रहा। तरह तरह की आवाज़ें आती रहीं। फिर पांडे ने झट उठ के विठल के पैरों पर अपना चाकू डाल दिया। बाले ने भी इसकी तकलीद की, जाजी ने भी, सूरत वाले ने भी और दीना ने भी। देखते देखते विठल के पैरों पर चाकुओं का ढेर लग गया। विठल ने हाथ बुलंद करके उनसे कुछ कहना चाहा लेकिन शोर में उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। विठल ने सर झुका लिया। शायद अब हुज्जत पूरी हो गई थी। वो चाहता तो इब्तदा ही में चाकू निकाल के उनके सामने खड़ा हो जाता या मुझे इशारा कर देता। अव्वल तो उनमें से कोई सामने ही ना आता भी तो फैसले में ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन ये चाकू के जोर पर पड़ा हासिल करने का वक्त नहीं था। उन्हें इसके सिवा अभी कुछ बताना और जताना मकसूद था जो उन्होंने यकीनन अच्छी तरह जान लिया होगा। दूसरी सूरत में उन्हें इस सफ़ेदो स्याह से आगाही का मौका न मिलता और वो कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा सकते थे। शुरू में मुझे विठल की मर्जी का कोई अंदाज़ा नहीं था। बाद में उनकी बातें सुन के मेरी समझ में आता गया कि विठल ने उन लोगों को क्यों जमा किया है और इस तकरार हुज्जत का सबब क्या हो सकता है। मुझे मालूम था कि विठल को ना अड्डे पहाड़ों से अब कोई सरोकार है, ना बम्बई में उसका मुस्तकिल रहने का इरादा है। उसका बस चलता तो वो हमेशा फैज़ाबाद में अपनी जरी के पास ही रहता। पीरू दादा के पाड़े पर बैठने का ख्याल तक उसके जहन में नहीं आया होगा। उसका तसव्वुर ही अजियतनाक था। लेकिन दादा का पाड़ा किसी ऐरे गहरे के हवाले भी नहीं किया जा सकता था। इमारत दादा की ज़ाती मलकियत थी और इमारत ही क्या, पाड़े के जिन आदमियों से ज़िंदगी भर कदम कदम पर उनका साथ रहा, गीता की तरह उसकी औलाद के मानी थे। विठल को उनका भी ख्याल रखना था। पाड़े को लूट खसूट से बचाने के लिए हमारी मौजूदगी फ़ालियत ज़रूरी थी, किसी और तरह नहीं, बाकायदा पाड़े के निगरान की हैसियत से। इसमें हमारी आफियत का पहलू भी मुज़मर था। पुलिस ने परसों रात हमें थाने से आ जाने दिया था, लेकिन वो दोबारा भी हमारी तरफ मुतवज्जो हो सकती थी। चंद दिनों के लिए हमें भी किसी पाड़े की मजबूत शद दरकार थी। बेपाड़े का दादा पुलिस की नज़रों में किसी यतीम के मानित होता है।
पुलिस को अब इस खबर से इतनी हैरत नहीं होगी कि वही विठल पीरू दादा की गद्दी पर मौजूद है, जिसने थाने में अफसरों के इस्तफसार पर पाड़े की मनसबदारी संभालने से साफ इनकार कर दिया था। पुलिस से कुर्बत रखने वाले और उसे खबरें फ्राहम करने वाले बाज दादा यहाँ जरूर होंगे। उनके जरिए पुलिस के इल्म में ये हकीकत भी आनी चाहिए कि विठल ने किसी कदर तामुल और तकद्दुर के बाद ये पेशकश कबूल की है। वो चाकू निकाल के सबके सामने खड़ा नहीं हो गया था। पाड़े पर बैठने की यही बेहतरीन सूरत थी कि पेशकश उन सब की जानिब से हो। किसी को पछतावा नहीं होगा कि सिर्फ एक उसने इस ग्राहबार फैसले की तायीद में आवाज़ उठाई थी। इतनी जल्द किसी का दिमाग नहीं लौटेगा कि कल कोई यूं बेसोचे समझे मुंह उठाए अपना हक जताने चलाए। इतने आदमियों के बीच में किए गए अहद से लोग इतनी जल्दी नहीं फिरा करते। मरबत भी कोई चीज़ होती है जो पाड़े के आदमियों में दूसरों से कम नहीं होती। चाकू के जोर पर पाड़ा हासिल करने से मुराद थी उन सब की पसपाई जो माहम के पाड़े पर कब से निगाहें लगाए हुए होंगे। उस इक़्तिदार और सरवत की जगह पर अचानक एक दादा, वो भी बाहर के दादा के कब्जा जमाने का ताज़ियाना वो कभी दिल से कबूल न करते। वो खंबे नोचते और शहर के दादाओं को तिनके चुभोते, तो दूसरी तरफ पुलिस को ये बावर कराने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते कि हम तो बस इंतज़ार में बैठे थे कि कब पीरू दादा का कांटा निकले। और क्या अजब के वो हम ही हों जिन्होंने दादा को इस तरह रास्ते से हटा दिया। जाने कब से हम दादा पर घात लगाए हुए थे कि उस रात वो निशाने पर आ गया। इस सूरत हाल में उनकी शोशेबाजी कैसी मज़ाक़ खैज़ और मुबारका अमेज़ लगती। हमें देखे पुलिस ने कुछ कम ख्याल अफरीनी और हर्ज़सराई की थी। मेरे सर से जाले छट रहे थे। बिठल ने थाने में देर क्यों लगाई थी और वो उन 3 अफसरों से क्यों उलझता रहा था। अगर हम उस वक्त थाने जाने से पहलू बचाते और दानिस्ता वहाँ इतनी देर ना लगाते तो शायद ये फरागत कभी ना मिलती। दादा के घर के रास्ते में, दादा के घर पर, पाड़े में किसी भी वक्त वो नागहां हमारे सरों पर पहुंच जाते। बम्बई में हमारी मौजूदगी और दादा से ताल्लुक़ का एक ज़रा सा इशारा ही उन्हें मुस्तरब कर देता और हमें अपने रूबरू किए बगैर उन्हें चैन नहीं आता। हमने उन्हें अपनी तलाश की जहमत नहीं दी थी। ये काम हमने खुद अंजाम दे दिया था। अब उन्हें कोई शिकवा नहीं होगा कि उस रात उन्होंने हमें अच्छी तरह देखा बाला नहीं था। हम देर तक उनके सामने रहे थे, शायद कोई कसर रह गई थी। विठल को दादा की आखिरी रस्म, गीता और रानी की दिलजोई, पाड़े का नज़म सभी कुछ जहन में रखना था। ये ना होता तो कौन कह सकता है कि फिर दादा और माची की लाशें कब तक अस्पताल के सर्द खाने में ऐंठती रहती। सब कुछ इतने तसलसल और तवातुर से पेश ना आता। दादा का पहले पाड़े पर आना, फिर घर ले जाना, दादा की सवारी कभी ऐसे तमाम और धूमधाम से ना उठती जैसे कोई दूल्हा जाता हो। जाने फिर ये सब कुछ किस तरह रूनुमा होता। विठल ने थाने से जाने के लिए अज़गुत पुलिस अफसरों को शय दी थी। सिकंदर को हैरत थी कि पुलिस माहम के पाड़े पर अब तक क्यों नहीं आई। उसे कौन बताता कि हम ये मरहला पहले ही सर कर आए हैं। जुमरू और शामू थाने में बार बार मुझे खामोश हो जाने की तलकीन इसलिए कर रहे थे कि कहीं अपनी दीवानगी में मुझसे कोई कोताही सरजर्द ना हो जाए। अंधेरे में आंखें खुली रखने की अजियत सितम बलाए सितम है। उन्हें दोहरी अजियत सहनी पड़ती थी। मसाइब और इब्तला के अंधेरों से अपने सर महफूज रखने की अजियत सब्र व ज़ब्त तो बजाय खुद एक आज़ार है। आदमी गुजरने वाले वक़्त से नबरत आज़मा हो या आने वाले वक्त पर पुश्ते बांधे। आदमी से अपना आपा ही नहीं संभलता कि वो दूसरों की बैसाखी बने। जिसमें आग लगती हो मगर आदमी अपनी सदाएं भी घोंटे रखे। उन्हें ये हुनर आता था। मैंने उनसे जोर आजमाई, चाकूबाजी के तमाम हरबे सीख लिए थे, मगर मुझसे ये मशक्क़त नहीं हो पाती थी। 1000 कोशिशों के बावजूद मुझे इस जबर के तरीके नहीं आते थे। वहाँ न शहरीनी बटी, न दूध का शरबत तकसीम हुआ, न हार न फूल। नए दादा की मसनद नशीनी पर किसी जानिब से तहसीन व अफरीन का गुलगुला बुलंद नहीं हुआ। कुछ ही देर में विठल नीचे बैठे हुए हजूम के दरमियान चला आया। उसके पीछे पीछे वो सभी आ गए। उनके चेहरों से किसी नारवा इकदाम की नगवारी मुतरशिफ नहीं थी। इत्मीनान ही झलक रहा था कि उन्होंने उजलत में कोई फैसला नहीं किया है, बल्कि समीम कलब से किया है। दिल तो मुमकिन है बाजू का इस कदर शामिल ना हो जितना उन्होंने दिमाग से काम लिया था। दिमाग के फैसले किसी कदर पायदार होते हैं। विठल को इसी कदर मोहलत चाहिए थी। वक्त की एक जरा सी अमान जिनके दिल ने उनके दिमाग का साथ नहीं दिया था। उन मादूदे चंद दादाओं को ये अंदाजा हो गया होगा कि एक आदमी के राख हो जाने से पांडे के बकौल उसके नक्श मिट नहीं जाते। उसका जोर और असर, उसकी रूह कितने उसके हम नशीनों हम नफ्सों में हलवल कर जाती है, कितने दिलों में धड़कती रहती है, कितने लोगों में वो हक्सतर जिंदा रहता है। इकबाल उसी को कहते जो आदमी के जाने के बाद भी कायम रहे। और अगर जैसा कि उनका क्यास था कातिल भी वहां मौजूद थे तो ये सब जान के उन पर क्या गुजरी होगी। उन्हें तो ऐसे ही हलाक हो जाना चाहिए। हो सकता है ये मजमा लगाने से विठल का मकसद उनके चेहरे टटोलना भी हो और उन्हें ये जताना भी कि दादा के नाम लेवा पुस्त से उन पर वार नहीं करेंगे। नीचे आके विठल ने उनसे कहा कि वो जब तक पाड़े पर नहीं रहेगा पांडे दादा पाड़े की देखभाल करेगा। ये सुनकर पांडे दादा हाथ जोड़ के इनकार करने लगा, मगर विठल ने उसे ज्यादा वावेला नहीं करने दिया। उसने अपना चाकू निकाल लिया और वो गालबन पांडे के पैरों पर डालना चाहता था, मगर पांडे ने एकदम बढ़ के उसका हाथ जकड़ लिया और दीवाना वार उसके सीने से लग के हुड़कने लगा।
इलाके के किसी सेठ की जानिब से दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन विठल खाना खाए बगैर उठ गया। पांडे और दूसरे कई दादाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विठल ने दादा के घर जाने का उज़्र किया तो सब चुप हो गए। पाड़े के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी और चबूतरे पर रखी हुई देगों से मुसलसल खाना तकसीम किया जा रहा था। पांडे, सूरत वाला, दीना, सिकंदर, लाल खान, जोरा छिदा और जाजी वगैरह हमें मोटर तक पहुंचाने आए। सड़क के किनारे बजान की मोटर खड़ी थी। जुमरू, शाम और माटी भी हमारे साथ बैठ के पाड़े के इलाके में दूर दूर तक मुसल्लह सिपाही गश्त कर रहे थे और दादा के घर के इतराफ गलियों में भी वो हमें दिखाई दिए। गुज़िश्ता रात की तरह घर के बाहर मोहताजों और नादारों की कितारें लगी थीं। शबी चाचा हमें बाहर ही मिल गया। उसकी ज़ुबानी मालूम हुआ कि अब्बाजान की हदायत पर गरीबों में कपड़ा तकसीम किया जा रहा है। बाजार से कपड़े के गठ आए थे, लेकिन इधर आए उधर ख़त्म हो गए। अब अब्बाजान ने उनके लिए और कपड़ा मंगवाया था और महल्ले के चंद बुजुर्गों से दरख्वास्त की थी कि वो इस कार्य खैर की निगरानी करते रहें, कोई साइल हाली हाथ ना जाए। शबी चाचा की रुदाद अधूरी छोड़ के विठल तेज कदमों से सीधा अंदर चला गया। कोई भी वहां नहीं गया था। किसी ने हमारे इंतजार में दोपहर का खाना नहीं खाया था। बरामदे में पड़ोस की औरतों के दरमियान बैठी हुई जुलीन विठल को देखते ही खड़ी हो गई और कहने लगी कि सुबह से कई बार गीता उसे पूछ चुकी है। उसके लहजे में शिकायत थी। वही हमें अंदरूनी कमरे की तरफ ले गई। वहां फर्रुख, फरियाल, शपारा और मौलवी अकरम की बेटी रेहाना के साथ गीता एक कोने में खौफजदा बैठी थी। होनकों की तरह फैली हुई आंखें, जैसे किसी ने सारा खून नचोड़ लिया हो। चेहरे पर जर्दी खड़ी हुई थी। आदमी भी गुलस्तानों की तरह होते हैं, मुद्दतों में बाहर आती है और एक तुंद झोंके में सब कुछ उजड़ जाता है। उसकी नजरें दरवाजे ही पर लगी थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए वो बेकल हो गई, मगर इससे पहले कि वो उठ के हमारे पास आती, विठल लपकता हुआ इसके पास पहुंच गया। वो तो दरिया बनी बैठी थी। सर पर विठल का हाथ आते ही उमड़ पड़ी। विठल ने उसे वहां से उठा लिया। उसका बिखरा बिखरा सरापा अपने पहलू में समेटते बैरूनी कमरे में चला गया। मैं वहां नहीं गया।